जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक और पहल, दंगाइयों से क्षतिपूर्ति वसूलने का रास्ता साफ हो गया है। दंगा रोधी विधेयक को राजभवन से मंजूरी भी मिल गई है। अब दंगाइयों से नुकसान वसूला जाएगा। दंगों में होने वाले क्षति की वसूली दंगाइयों से ही करी जाएगी और इसकी वसूली सरकार करती हुई नजर आएगी। उत्तराखंड में दंगा फसाद करने वाले उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने अध्यादेश के तौर पर लागू इस कानून के लिए विधेयक पेश किया था। विधायी ने राज्यपाल की मंजूरी के लिए विधेयक को राजभवन भेजा था। इस कानून के तहत हड़ताल, दंगों, बंद और आंदोलनों में सरकारी के साथ साथ निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले से वसूली की जाएगी। इसके संबंध में एक दावा अभिकरण का गठन किया जाएगा। बता दें, इसमें कोई भी व्यक्ति और सरकारी संपत्तियों का प्राधिकारी इस दावा अभिकरण में अपना दावा पेश कर सकेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश कनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, दंगा रोधी विधेयक, इससे किस तरीके से उत्तराखंड में एक बदलाव होगा और इस विधेयक में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि लागू किए जाएंगे? देखिए माधुरी, जब भी इस तरह की घटनाएं होती थी, जब कोई आंदोलन होता था या फिर इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं होती थी और जिसमें खासतौर पे जो हुड़दंगी हैं, खासतौर पे जो दंगाई हैं, वो सरकारी संपत्तियों का नुकसान करते थे, चाहे वो वाहनों की तोड़फोड़ हो या इसके अलावा जो पथराव का मामला हो। तमाम चीजों से नुकसान सरकार को झेलना पड़ता था, जनता को झेलना पड़ता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार के जो मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से एक बड़ी पहल यहाँ पर की गई है और जो दंगाई है, दंगाइयों के जो दंगाई विरोधी जो कानून है, उसको कहीं ना कहीं उसको रास्ता देने का काम यहाँ पर किया गया। अब पूरी तरह से जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। राजभवन में जो उत्तराखंड लोक निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक है, उसको मंजूरी दे दी गई है। उसके बाद जो उपद्रव होंगे, सामाजिक तौर पर जिन लोगों की जो सरकार की जो संपत्ति होती है या निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले जो लोग होते हैं, उन पर उनकी द्वारा सरकार के द्वारा उनसे वसूली की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। और जिस तरह से आपने देखा कि उत्तराखंड में तमाम तरह के जो आंदोलन हुए, चाहे वो हल्द्वानी का प्रकरण का मामला हो, चाहे वो देहरादून में बेरोजगार का मामला हो, उससे पहले अगर हम नैनीताल की बात करें, तमाम जगहों पर इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिली थी। और उससे कहीं ना कहीं सरकार ने एक बड़ा स्टैंड यहाँ पर लिया था, बड़ा फैसला यहाँ पर लिया था कि जो भी सरकारी संपत्ति है, जो निजी संपत्ति है, तो उनसे जो लोग अभद्रता करेंगे, जो लोग हुड़दंग करेंगे, जो पथराव करेंगे और उससे जो क्षति सरकारी संपत्ति को पहुंचेगी, तो उनसे ये जो क्षति की जो पूर्ति है वो वसूली जाएगी। जी हरीश, विधेयक को मंजूरी तो मिल गई है और जाहिर सी बात है इसे लागू भी जल्द से जल्द किया जाएगा, लेकिन जिन लोगों पर दंगा का अभी तक आरोप लगता आया है, क्या उन पर यह विधेयक लागू होगा? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि ये सारा जो काम है ये प्रशासनिक तौर पर सरकार का है और ऐसे में उन लोगों को नॉमिनेट करना, उन लोगों को कहीं ना कहीं उनको टारगेट करना, ये भी कहीं ना कहीं कानून के अंदरूनी चीजें देखी जाएंगी। और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे, जो लोग इसमें हुड़दंग करते हुए पाए जाएंगे और जिन लोगों ने अभी तक जो नुकसान भी सरकारी संपत्ति को पहुंचाया है, तो जाहिर सी बात है कि उनसे वसूली उनसे की जाएगी। और ऐसे में सरकार भी चाहती है कि जो भी कोई आंदोलन हो या कोई इस तरह की घटना हो जहाँ पे जो दंगाई बढ़ जाती है और ऐसे में जो सरकारी संपत्ति है या निजी संपत्ति है, अगर उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। पहले ये होता था माधुरी कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती थी तो सरकार को खुद भरपाई करनी पड़ती थी और उसमें बहुत ज्यादा राजस्व का नुकसान होता था, बहुत ज्यादा नुकसान सरकार और जनता को झेलना पड़ता था। तो अब कहीं ना कहीं सरकार ने एक बड़ा फैसला ये दिया है कि जो भी लोग होंगे और जो लोग इस तरह की कृत्य करेंगे और सरकारी संपत्ति को या निजी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाएंगे, तो उन लोगों से वो वसूली की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। ये भी देखना होगा कि अब जब ये विधेयक लागू हो गया है, इसके बाद जो दंगे होते थे उनमें कमी आएगी या नहीं आएगी, आने वाले समय में ही पता लगेगा। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।
तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाने की मुहिम अब परिणाम देने लग गई है। ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के प्रयासों के तहत राज्य के 4 गांव को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से आगामी 27 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में प्रदान किया जाएगा। बता दें कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण को सुनिश्चित करना है। इसमें समुदाय आधारित जीवन शैली और मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। प्रतियोगिता में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस वर्ष की प्रविष्टियों के आधार पर उत्तराखंड के 4 गांव का चयन किया गया, जो राज्य की ग्रामीण पर्यटन क्षमता का प्रतीक है। तो गांव की जिस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, और इन्हीं सब बातों को लेकर इन गांव को सम्मानित किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, वो कौन कौन से गांव हैं जिन्हें पुरस्कार दिया जाएगा और कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है, विस्तार से बताइएगा। देखिए माधुरी, एक तो बड़ी पहल यहाँ पर सरकार के द्वारा की गई है, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड के तमाम उन गाँवों की बात करें जो पर्यटन के लिहाज से बहुत बेहतरीन है, चाहे गढ़वाल के गाँव हो या फिर कुमाऊं के गाँव हो। माणा गाँव की आप बात करें तो माणा गाँव जो देश का पहला गांव है, यहाँ पर चीन सीमा से लगा हुआ है, पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में 4 धाम यात्रा के रूट पर भी है। जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो गांव हैं उनको प्रोत्साहन करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस बार की बात करें तो 4 गाँव को नॉमिनेट किया गया है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए, खासतौर पर पर्यटन के क्षेत्र में। और उत्तराखंड की अगर बात करें माधुरी, तो तमाम उन जगहों को, तमाम उन गाँवों को कहीं न कहीं सरकार के जो मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका लक्ष्य रहा है कि जिस तरह से तमाम ऐसे गाँव हैं उनको प्रमोट करना है, चाहे वो खटीमा का हो या फिर हम चंपावत की बात करें तो पर्यटन के दृष्टिकोण से कुमाऊं और गढ़वाल बहुत सुंदर यहाँ पर गाँव हैं और उन गाँवों को विकसित करना सरकार का उद्देश्य भी रहा है। तमाम उन महिलाओं को सशक्त करना या इसके साथ ही उन गाँवों को एक मॉडल तौर पर खड़ा करना, इस तरफ भी लगातार काम किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इस बार की अगर बात करें तो 4 गाँवों को नॉमिनेट इस समय किया गया है और इसके लिए जो पर्यटन विभाग की तरफ से रूपरेखा तैयार की जा रही है। और ऐसे में चाहे वो हम माणा गांव की बात करें या फिर हम धारचूला की बात करें, तो इन सुंदर गाँवों को कहीं न कहीं सरकार पटल पर लाना चाह रही है, विश्व पटल पर लाना चाह रही है। जी हरीश, 4 ऐसे गांव जिन्हें सम्मानित किया जाएगा, अगर एक गांव की इसमें बात की जाए तो वो कौन सा गांव है जिसमें पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है? देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि माधुरी अगर हम माणा गांव की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो गांव में जो लोग हैं हालांकि नहीं रहते हैं, लेकिन जब भी माइग्रेशन यहाँ पर होता है, माइग्रेशन टाइप के लोग जो यहाँ पर पहुंचते हैं, तो इस समय जो लोग भी भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। चमोली जिले का एक गाँव है, पहला गाँव से कह सकते हैं और चीन सीमा से लगा हुआ गाँव है। इस गाँव की खूबसूरती को देखने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। अगर हम कुमाऊं क्षेत्र की अगर बात करें, धारचूला इन जगहों की बात करें, नेपाल सीमा से लगा हुआ गाँव है और वैसे में इन गाँव को देखने की, इनकी खूबसूरती को देखने के लिए तमाम लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के तमाम ऐसे गांव हैं जो जहां पर खूबसूरती है, जहां पर लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं। टिहरी जिले की अगर बात करें तो वहां पर भी बहुत बेहतरीन गांव ऐसे बनाए गए हैं। खुद इवेंट यहाँ गाँव में भी किया गया था, जो मौन गाँव है वहां पर भी इवेंट किया गया था। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि तमाम ऐसे गाँव हैं जिनको इस समय सरकार को प्रोत्साहित कर रही है, पर्यटन के दृष्टिकोण से होम स्टे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, महिलाओं को सशक्त यहाँ पर किया जा रहा है, आजीविका की चीजें यहाँ पर रखी जा रही हैं। इस तरह से जो लोग हैं या जो गाँव में जो चीजें उगती हैं उनको विश्व पटल पर लाया जाए, राष्ट्रीय पटल पर लाया जाए, तो इस तरफ भी लगातार काम किया जा रहा है। ऋण की व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है, सब्सिडी भी लोगों को यहाँ पर दी जा रही है। तो बहुत खूबसूरत गाँव देखने में है। पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से
जो 4 गांव चिन्हित किए गए हैं, तो उन 4 गांव को कहीं न कहीं उत्तराखंड का एक मॉडल माना जा रहा है और ऐसे में उनको कहीं न कहीं प्रोत्साहन करने के लिए पूरे उत्तराखंड को प्रोत्साहन करने बिल्कुल के लिए हरीश, कहीं ना कहीं जब भी पर्यटकों की संख्या बढ़ती है, जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में इस साल अक्टूबर-नवंबर के मध्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की 38 प्रतियोगिताओं के लिए राज्य के 7 शहरों का चयन हो चुका है, लेकिन अभी तिथि का चयन नहीं हुआ। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि सरकार और विभाग की ओर से केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को भी तैयारियों के संबंध में अवगत करा दिया गया है और राष्ट्रीय खेल कराने में उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से जल्द तिथि जारी करने की घोषणा का आश्वासन मिला है। खेल मंत्री का कहना है कि राष्ट्रीय खेल करवाने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। नेशनल गेम को लेकर जो अपडेट है वो यही है कि मेरी पीटी उषा जी से मुलाकात रही और पीटी उषा जी ने इसको लेकर आश्वासन भी दिया, सहमति भी दी कि हम जल्द से जल्द जो है वो डेट डिक्लेरेशन का काम करेंगे। मुझे बहुत भरोसा है कि बहुत जल्द से जल्द ये होगा और चूँकि यदि हम कहें कि इसकी तैयारियों के संदर्भ में, तो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से तैयारियों की पूरी डिटेल मैंने माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी दे रखा है और पीटी उषा जी को भी हमने बता दिया है कि विभाग पूरी तरह से जो है अवस्थापनाओं के विकास में पूरी तरीके से तैयार है। हमें नेशनल गेम कराने में हम पूर्णतः सक्षम हैं और इसलिए हम प्रत्याशा में हैं कि जल्द से जल्द तिथि की घोषणा होए और हम उसकी तैयारियों को जोर शोर के साथ में कर सकें। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगातार की जा रही टिप्पणी को लेकर एक पत्र लिखा था। आज उसके जवाब में अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है। जेपी नड्डा द्वारा लिखे गए इस पत्र से कांग्रेस आग बबूला हो गई। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा खड़गे के लिखे पत्र में उपयोग की गई भाषा पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि जेपी नड्डा की ओर से लिखे पत्र से स्पष्ट हो गया कि अभी मानसिकता बदली नहीं है। जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तब उन्होंने और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस और उसके संगठनों को लेकर चिंता जताई थी। जिस तरह से वह हिंसावादी बातें कर रही हैं, उससे राष्ट्र की एकता को खतरा पैदा हो सकता है। आज बड़े अफसोस के साथ वह इस पत्र का जिक्र इसलिए कर रही हैं कि एक बार इतिहास पुनरावृत्ति कर रहा है और राष्ट्रीय फिर उसी रास्ते पर जा रहा है। जेपी नड्डा के लिखे हुए पत्र से ये आज स्पष्ट हो गया है कि मानसिकता अभी भी बदली नहीं है। आपको याद होगा, आजादी के कुछ ही समय बाद राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आरएसएस और उसके संगठनों के लेकर चिताया था कि किस तरीके से हिंसावादी बातें वो कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र को और राष्ट्र की एकता को, अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। आज बड़े ही अफसोस के साथ इस पत्र का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं कि लगता है कि इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करने जा रहा है। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारने से 1 साल पहले किस तरीके से आरएसएस और उसके संगठनों ने महात्मा गांधी के खिलाफ षड्यंत्रकारी बातें करनी शुरू कर दी थी, उनके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया था और 1 साल बाद नाथूराम गौडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। मुझे डर लग रहा है, मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसी दिशा की ओर को ये फिर से देश जा रहा है। आज राहुल गांधी के ऊपर अनेकों किस्म के आक्रमण हो रहे हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत प्रदेश में अब तक के सबसे विशाल निर्माणाधीन
सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निर्माणाधीन अत्याधुनिक सामुदायिक भवन के निर्माण से संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को 15 जनवरी तक निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं कैबिनेट मंत्री ने तेजी से चल रहे सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को शाबाशी भी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस विशाल सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर गढ़ी कैंट क्षेत्र के लोगों को शादी विवाह सामाजिक कार्यों के लिए वरदान साबित होगा। मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है उनका लोकार्पण भी करती है। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 2023 को इस विशाल सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया था और 15 जनवरी 2024 को इस भव्य सामुदायिक भवन को क्षेत्र की जनता को समर्पित किया जाएगा। गढ़ी कैंट का क्षेत्र, इसका लगा हुआ क्षेत्र जहां लगभग 30,000 से अधिक की आबादी यहाँ पर रहती है। यहाँ पर कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं था, कोई ब्याह शादी इनके फंक्शन होते हैं तो उनको शहर की ओर जाना पड़ता है। 2.5 लाख 3 लाख के वेडिंग पॉइंट मिलते हैं। और एक बार मुख्यमंत्री जी को मैं यहाँ पर आया था तो मैंने घोषणा करवाई थी 10 करोड़ की लागत से एक विशाल सामुदायिक भवन यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। फिनिशिंग वर्क चल रहा है। 15 जनवरी को इसका लोकार्पण कर हम यहाँ की जनता को सूचित करेंगे। और मैं जब विजिट कर रहा था कि यहाँ पर एक दिन में 2 शादियां भी होती, ऊपर का जो क्षेत्र है 2 फंक्शन भी यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ की क्षेत्र की जनता के लिए ये एक वरदान साबित होगा। और जो गरीब लोग हैं, हम कैंट बोर्ड से बात कर उसके मिनिमम रेट फिक्स करेंगे ताकि बहुत कम पैसे में उनके ब्याह शादी और सामाजिक कार्य यहाँ पर हो सके। तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार जिले में इन नकली नोटों का खपा रहे थे। आरोपी अपने कमरे पर बड़ी होशियारी से 500 के जाली नोट तैयार करते थे। आरोपियों ने नकली नोट बनाने यूट्यूब से सीखा था। एसएसपी ब्रह्मेंद्र सिंह डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। एक चेकिंग के दौरान रानीपुर में सुमन नगर के पास में चेकिंग के दौरान जो 2 लोगों को पुलिस के द्वारा रोका गया था। जो संदिग्ध व्यक्ति थे, इनसे जब इनकी चेकिंग की गई तो इनसे कुछ जो नोट हैं 500 के जो नोट हैं वो नकली नोट प्राप्त हुए थे। पुलिस के द्वारा जब इनके और इनके साथियों के बारे में पूछताछ की गई तो सभी को करते हुए करीब 5 लोग इसमें पुलिस ने अभी तक अरेस्ट किए हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है 6 अभियुक्त इसमें अरेस्ट किए गए हैं। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो पूर्व में यहाँ पर एक कंपनी में काम करता था, उसके द्वारा ही इन लोगों को जोड़ा गया था। और 6 के 6 अभियुक्त, इसमें 5 सहारनपुर क्षेत्र का और 1 हापुड़ का रहने वाला है, जो यहाँ पर हरिद्वार में रहने के साथ साथ देहरादून में भी ये इस तरीके से नकली नोट बनाने के साथ और उसको फुटकर में बाजार में चलाने का काम ये लोग कर रहे थे। पुलिस ने अभी करीब 2,25,000 से ऊपर के नकली नोट इनसे भी प्राप्त किए हैं। तो वहीं हरिद्वार में ई रिक्शा वाहनों की बेतहाशा बढ़ती संख्या ट्रैफिक के लिए समस्या बन रही है। ई रिक्शाओं के लिए रूट निर्धारण नहीं किया गया, लिहाजा हजारों ई रिक्शा बेतरतीब ढंग से सड़कों पर दौड़ रही हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर ई रिक्शाओं की भीड़ से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। हरिद्वार जिले में लगभग 10,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड है, जिनमें 6,000 से ज्यादा ई रिक्शा अकेले हरिद्वार शहर में दौड़ रही हैं। एआरटीओ का कहना है कि ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारण और परमिट जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी ई रिक्शा खरीद कर उसका ट्रांजिस्टर
रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो वहीं ट्रैफिक पुलिस भी रिक्शाओं का रूट निर्धारण कर ट्रैफिक सुचारू करने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। ई रिक्शा के संख्या निर्धारण के संबंध में हमें उच्चाधिकारियों लेवल से कोई अभी दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं। कोई भी ई रिक्शा के लिए आवेदन करता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हमें रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, अन्य शहरों में भी जहाँ पे भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं वहाँ से भी रिपोर्ट आ रही है। संख्या निर्धारित करना परमिट से, परिवहन विभाग परमिट जारी करता है क्षेत्र और मार्ग पे। तो चूँकि ये ई वाहन हैं तो ई वाहन को परमिट से मुक्त सेंट्रल गवर्नमेंट मॉर्थ द्वारा ही किया गया है, शासनादेश द्वारा। तो इसलिए अभी इन पे परमिट की शर्तें आरोपित नहीं की जा सकती। जैसे ये परमिट की शर्तों में आ जाएंगी तब मार्ग क्षेत्र इनका बनाया जा सकता है। हरिद्वार की जिला अस्पताल में इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने शराब के नशे में एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ अभद्रता की तो हंगामा खड़ा हो गया। इमरजेंसी से मरीज को ले जाने को लेकर डॉक्टर गोपाल गुप्ता ने 108 एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ पहले अभद्रता और फिर मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद डॉक्टर ने एम्बुलेंस की साथ तोड़फोड़ की, जिससे गुस्साए एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। सूचना पाकर सीएमओ आरके शर्मा भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर गोपाल गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया। घटना के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें डॉक्टर गोपाल गुप्ता लोगों और पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज करते हुए नजर आ रही हैं और धमकी देते हुए भी दिखाई दे रही हैं। हमारी वो उसका गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है ना। तब मैंने कहा कि भाई ठीक है, अब इसमें जब ऐसी बात है तो फिर आप पुलिस की मदद लीजिए, है ना। अब उसमें हम तो क्या ही कहेंगे। तो फिर उसके बाद हाँ, उन्होंने पुलिस को लिख के दिया और प्रतिलिपि हमें भी की। फिर सीएमओ सर भी आ गए। तो इसमें यही है कि हाँ, अभी तो फ़िलहाल ऐसा कि कुछ ऐसा है कि कुछ 3 दिन का हम उनको नोटिस देंगे और नियमानुसार आगे फिर उसके कार्रवाई की जाएगी। अब ये तो खैर ठीक है, आरोप लगा, लेकिन मैं उस चीज़ को साबित करके तो नहीं कह सकता क्योंकि ऐसा कोई चेकअप तो हमने नहीं किया या ऐसी कोई पुलिस ने कोई वो कार्रवाई तो नहीं की। तो वहीं इन दिनों थराली विधानसभा के थराली और देवाल विकास खंड में जल निगम द्वारा कराए गए जल जीवन मिशन समेत अन्य कुल 88 पेयजल योजनाओं की जांच चल रही है। जुलाई महीने में शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी की शिकायत पर जिलाधिकारी चमोली द्वारा जांच टीम गठित कर इन योजनाओं की जांच करवाई जा रही है। लेकिन अब शिकायतकर्ता ने जांच कमेटी पर ही लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव उत्तराखंड और जिलाधिकारी चमोली को पत्र भेजते हुए जांच में तेजी लाने की मांग की। शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी का कहना है कि जिलाधिकारी चमोली द्वारा जल निगम की इन 88 योजनाओं की जांच के लिए जो टीम गठित की थी वो टीम भी अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को जांच में भेजकर देकर कर रही है और जांच टीम भी जांच में देरी से पहुंच रही है, जिसके चलते जांच में अनावश्यक देरी हो रही है। शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी ने जिन योजनाओं की जांच की उनकी जांच आंखें तैयार करने और जांच में तेजी लाने की मांग मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में की है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि आर्थिक अपराध के इस मामले में जांच टीम इसी तरह की लापरवाही और देरी करती है। न्यायालय का रुख करेंगे। 29 जुलाई को जिलाधिकारी कार्यालय ने आदेश पारित करते हुए यहाँ पे जांच टीम के सदस्य नामित किए थे, लेकिन 2 तारीख से इन्हें जांच शुरू की। 2 तारीख से आज दिन तक जांच समिति के सदस्यों द्वारा कोई भी रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा है। जांच समिति के कोई भी सदस्य मौके पर जांच हेतु नहीं पहुँच रहा है, जबकि मामला जो है गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है, वित्तीय अनियमितता से जुड़ा हुआ है, गबन से जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी गंभीर मामला है। तो जांच टीम के जो सदस्य हैं इस गंभीर मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सीधी सी बात है कि ये मामले में टाल मटोल करने में जुटे हुए हैं। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ स्पष्ट जांच हो और दोषी को दंड दिया जाए। 30 तारीख से आज दिन तक, आज 18 तारीख तक सिर्फ एक पेयजल योजना की जांच जो है कंप्लीट हुई है। जो 16 पेयजल योजना की जो जांच है उसमें भी लगभग 1500 मीटर जो पाइपलाइन थी वो नहीं लगे हैं, जबकि एमबी जो है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।